जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे और बड़े बेसिक सवाल से शुरुआत में करूंगा। सोने में ऐसी क्या खास चीज है जो पूरी दुनिया इतनी पागल है सोने के पीछे? सी जैसा निकुंज ने बोला है कि सोना एक प्रिजर्वेंस ऑफ वैल्यू बोलते हैं इसको। आप मतलब सदियों से जो इसका वैल्यू है वो आपको बाकी इकोनॉमी से उसका तुलना आपको हमेशा, फॉर एग्जांपल आप 100 साल पहले जो सोने के साथ जितना भी आप गुड्स जी। एंड सर्विसेज आप खरीद सकते हैं, आज भी शायद उतना ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उतना ही आपका गुड्स एंड सर्विसेज उस क्वांटिटी में आप खरीद सकते हैं, तो उसका वैल्यू आपको बदलते हुए नज़र नहीं आता है। तो ये स्टैटिक वैल्यू के होने की वजह से कि प्रिजर्वेंस ऑफ वेल्थ जो है वो सबसे बड़ा उसका जो खूबियों में आता है। सेकंड इज दैट रेयरिटी ऑफ द मेटल, दैट्स कि एनीथिंग विच इज़ रेयर इज मोर प्रेशियस एंड मोर वैल्यूबल, राइट। सो आप हम लोग ये देखते हैं कि जो एल्केमिस्ट से लेके कि बहुत सारे लोग आर्टिफिशियली गोल्ड बनाने की कोशिश किया था, बट इट्स बेसिकली एसेंशियल मेटल, मतलब यू कैन नॉट रियली मेक इट, और केमिकली यू कैन नॉट, लैब डायमंड तो बन गया, बट गोल्ड नहीं बन सकता गोल्ड है, नहीं बना। राइट, बिकॉज इट्स अ प्राइमरी एलिमेंट है। सो आई थिंक दैट्स दीज टू थिंग्स मेक्स इट गोल्ड एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एसेट क्लास एक्चुअली। और ये भी चीज है क्या हर्षल, आप जरा बताइए, एक्सेप्टेबिलिटी वाला एक फैक्टर है क्या कि गोल्ड आप दुनिया के किसी हिस्से में लेके चले जाइए वहां पर एक्सेप्टेबल है ये? या बिल्कुल, आई थिंक वो बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर हम हिस्टोरिकली भी बात करें तो ये एक ऐसा एसेट रहा है जिसमें लिक्विडिटी हमेशा कभी प्रॉब्लम नहीं रही है। लोग कभी भी कोई भी कंट्री में हो, एक प्राइस जो है उसकी डिस्कवरी हर कंट्री में मोर और लेस ट्रांसपेरेंट है, लोगों को उसकी वैल्यू पता है, एक एवरेज रिटेल ऑडियंस को भी उसकी वैल्यू पता है। और जैसे किशोर सर ने भी कहा कि हिस्टोरिकली एज अ स्टोर ऑफ वेल्थ प्रिजर्वेशन, क्योंकि बहुत सारे एराज में वो एज करेंसी भी यूज़ हुआ है। करेक्ट। तो आई थिंक ये एक बेसिक एक फाइनेंशियल एसेट है। जब कोई एसेट्स नहीं थे दुनिया में तब से ये एसेट चला आता रहा है। तो आई थिंक वो ट्रस्ट जो लोगों का बना है इसमें, आई थिंक वो अभी तक बरकरार है। और जिस हिसाब से गोल्ड ने रिटर्न्स दिए हैं ओवर द ईयर्स काफ़ी सारे डिफरेंट मार्केट्स में, इवन इन इंडिया, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो बिलीव जो है स्ट्रॉन्ग अमॉन्ग कंज्यूमर्स एज वेल एज सेंट्रल बैंक जो भी हमें दिखाई दे रही है, वो इसे ड्राइव कर रही है। काफी पुराना इसका है। राइट। विश्वमोहन बहुत करीब से ट्राई करते हैं, विश्वमोहन गोल्ड आप तो क्या ट्रेसेस हैं इसके, कब से इस्तेमाल हो रहा है गोल्ड? गोल्ड के इस्तेमाल के सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। जब आप ग्रीक काल में जाएंगे वहाँ पर इजिप्ट वगैरह में इस्तेमाल होते थे, करेंसी के साथ साथ किसी भी लेन देन के ट्रांजैक्शन के तौर पे पहले इस्तेमाल रहा है। अब धीरे धीरे एक एसेट क्लास के तौर पर भी इवॉल्व होता जा रहा है। आप देखिए पहले इसे हेजिंग के तौर पे इस टूल्स को इस्तेमाल किया जाता था, गोल्ड को महंगाई से हेज के लिए इस्तेमाल करते थे, उनके रिटर्न भी सिंगल डिजिट में हुआ करते थे। लेकिन जिस तरह की रिमार्केबल जर्नी पिछले 2 दशक से हम देख रहे हैं, डबल डिजिट रिटर्न दे रहा है, तो एक एसेट क्लास के तौर पर ये इवॉल्व अब हो रहा है। पहले हमें ये पोर्टफोलियो को सपोर्ट करता था, अभी पोर्टफोलियो को ड्राइव कर रहा है जिस तरह के रिटर्न मिल रहे हैं। आप विक्रम सर, आपसे मेरा सवाल होगा कि हिस्ट्री जिस तरह से रही है गोल्ड की, अब ओवर द पीरियड कैसे लग रहा है आपको? क्या लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट विकल्प के तौर पे कैसे इवॉल्व हो रहा है और आगे कैसे चलने वाला है गोल्ड? बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को शो में इनवाइट करने के लिए विश्वमोहन जी। देखिए, बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं लेते हैं, पिछले 2 साल की हिस्ट्री लेते हैं। चाइना में जो हो रहा है, चाइनीज निवेशक जो हैं वो भर भर के गोल्ड ले रहे हैं। इस साल और जो चाइनीज़ कंजम्पशन है गोल्ड का वो 6% ऊपर है, डिस्पाइट प्राइस राइज जो है। आप देखिए अक्टूबर से लेके अभी तक कुछ 30-35% प्राइस इंक्रीज़ हो गया है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जैसे मार्केट साइकिल्स में मूव करती है, चाहे वो इकोनॉमिक साइकिल हो या मार्केट साइकिल हो या प्राइस साइकिल हो, तो कहीं ना कहीं निवेशक में यूफोरिया हो जाता है एक रिस्क एसेट्स को लेके, एक एसेट क्लास को लेके। लेकिन जैसे कहते हैं अंग्रेजी में कि जब इन द म्यूजिक स्टॉप्स प्लेइंग, तो फिर आपको जो विकल्प नज़र आता है, या तो फिर आप कैश में रहिए या फिर आप गोल्ड में रहिए। लेकिन इससे एक चाइना से हमको एक सीख लेनी पड़ेगी कि अगर आप बहुत देर तक वेट करते हैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए या हेज करने के लिए, तो हो सकता है तब तक सोना चल चुका हो। जैसे आज की तारीख में अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड डालना है तो वो सस्ता नहीं है अभी। तो ये एक प्रोसेस होना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड चाइनीज बाइंग ने ये रीवैलिडेट कर दिया है। उन्होंने बिटकॉइन नहीं खरीदा, उन्होंने कुछ और सिक्योरिटी नहीं खरीदी। अपना जो उनका रियल एस्टेट का मार्केट है, जो उनकी इकोनॉमी है, जो इनकी इक्विटी मार्केट्स में जो प्रॉब्लम चल रही है, उसको हेज करने के लिए उन्होंने सोना खरीदा। तो एक रीवैलिडेट कर दिया कि जैसे कहते हैं कि सोना गोल्ड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कह लीजिए या निवेश कह लीजिए, वो अभी अलाइव एंड किकिंग है। तो मेरे हिसाब से एक फ्यूचर बहुत
जो एक डाउट था बिटकॉइन के आने के बाद वो हट चुका है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, बिटकॉइन जितना मेन स्ट्रीम होगा, बिटकॉइन की जो अट्रैक्शन थी कि वो गोल्ड से कम मेन स्ट्रीम था, लेकिन जब आपने बिटकॉइन का ETF निकाल दिया, वो मेन स्ट्रीम हो गया, तो उसकी जो कल्ट फॉलोइंग थी, जो उसकी नॉवेल्टी थी, जो एक्स फैक्टर था, वो डाइल्यूट हो चुका है। जो आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन ETF आने के बाद भी सोना ही जीत रहा है इंस्टेड ऑफ बिटकॉइन, जबकि उसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं। ओके तो मेरे को फ्यूचर गोल्ड का और भी ब्राइट लग रहा है। ओके, आपको लग रहा है कि यहाँ से और भी ब्राइट ही रहने वाला है, और जिस तरह से ट्रेंड रहा है वो ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू होगा गोल्ड का। चलिए हमारे